हाँ स्टूडेंट, देखिए आपका कल एक मॉक टेस्ट हुआ था। कंपनी ऑडिट का सेकंड मॉक टेस्ट अपन ने लिया था और इसका एक बार मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ आपको। आप अपने आंसर चेक कर सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रत्येक कंपनी को साधारण सभा की या बोर्ड सभा की जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें जो भी कार्रवाई हुई यानी कि जो भी प्रस्ताव पारित हुए उनका निष्पक्ष और सही एक समरी रखनी पड़ेगी। मतलब जो मामले पास हो गए उनकी एक समरी रखनी पड़ती है और एक पुस्तक में लिखी जाती है। बताओ उस पुस्तक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या आएगा? मिनट बुक्स, सूक्ष्म पुस्तिका। तो पहले का राइट आंसर है आपका सी, सूक्ष्म पुस्तिका। ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है जो जूनियर अकाउंटेंट में नहीं पूछा गया था, लेकिन जो अदर पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हो टेस्ट में सब एग्जाम के आए हुए हैं। एक लेखा परीक्षक के दायित्व कैसे हो सकते हैं? अब देखो अपन लोग बात करते हैं अंकेक्षक और ये लोग क्या लिखते हैं? लेखा परीक्षक। ठीक है, तो दायित्व होते हैं, दीवानी दायित्व भी होता है, आपराधिक भी होता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सी, दीवानी भी हो सकता है और आपराधिक भी हो सकता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3, एक लेखा परीक्षक किसकी तरह होता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? वॉच डॉग, रखवाली करने वाले कुत्ते के समान, जो किंगस्टन कॉटन मिल्स के मामले में बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंपनी का अंकेक्षक होता है। अब देखो ये आपको क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। ये क्वेश्चन आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में आया था और वो एग्जाम बाद में रद्द हो गई थी। उस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके ऊपर बहुत सारे डिबेट हुए कि सब जो अंकेक्षक है वो अंशधारियों का प्रतिनिधि भी होता है, कंपनी का कर्मचारी नहीं होता, ये तो तय है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं था, लेकिन कुछ मामलों में वो कंपनी का अधिकारी भी होता है। मैंने 1-2 केस स्टडीज भी बताए थे, और एक स्वतंत्र व्यक्ति भी होता है। तो इनमें से 3 सही है और पूछना बताओ कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन मैंने फिर भी दिया आपको। हाँ, अब एक्चुअल में ये डिलीट हो गया था क्योंकि डिबेटेबल है। आपको एक सेलेक्ट करना है, बोलो कौन सा करोगे? तो कैसा व्यक्ति होता है? स्वतंत्र व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या लेना है? डी। क्लियर है? आरपीएससी ने आंसर डी माना था, पर लोगों ने रिट लगा दी कि साहब बताओ अंशधारी का प्रतिनिधि क्यों नहीं है? बिल्कुल है। तो इसलिए आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था, पर इसका राइट आंसर क्या लेना आप? स्वतंत्र व्यक्ति। लागत लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो देखो, कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति से 180 दिन के भीतर फॉर्म नंबर CRA 3 में किसको देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 6, लेखा परीक्षक के दीवानी दायित्व में सिविल लाइबिलिटी में क्या शामिल है? मतलब उसका तात्पर्य क्या है? तो देखो, अगर आप धोखा दे रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तो ये तो क्रिमिनल है, तो ये तो हो नहीं सकता। आप नगद का दुरुपयोग कर रहे हो, मतलब नगद का गबन कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का क्या है? फ्रॉड है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपने गलत रिपोर्ट कर दी और जानबूझ के करी है, तो ये भी क्या है? कपट है, तो ये भी नहीं हो सकता। आपने कर्तव्य भंग कर दिया, तो कर्तव्य भंग, विश्वास भंग, लापरवाही, ये सब किस में आते हैं? दीवानी दायित्व में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नहीं 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 नहीं, आप ये समझो, थर्ड पार्टी के अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि तृतीय पक्षकार के लिए अंकेक्षक उत्तरदायी है, ऑप्शन ए कर्तव्य भंग के लिए, ऑप्शन बी विश्वास भंग के लिए, ऑप्शन सी लापरवाही के लिए, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब बताओ क्या आंसर दोगे? विश्वास भंग। तृतीय पक्षकार के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है, लेकिन विश्वास की वजह से हमारा दायित्व आता है। समझ गए? हाँ, मैं धोखाधड़ी करता हूं अगर,
तो ये क्रिमिनल हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल एक बच्चा आया था मेरे पास, इसको उसने गलत कर दिया, थोड़ा गलत सोच गया तो गलत कर दिया। लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? बताओ किसे प्रस्तुत करते हैं अपन? देखो, सिकंदर कह रहा था बीओडी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। आपको पढ़ाते टाइम मैंने ये बात बोली थी कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। आप स्लाइड भी देख लेना, भले ही जो मैंने बोर्ड पे भी लिखी थी ये बात, क्वेश्चन बना के भी लिखा था ये बात, कि कंपनी एक्ट 1956 में प्रावधान ये था कि कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट की एक कॉपी किसको देगा? कंपनी को, और एक कॉपी किसको देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। पर ये प्रावधान किस में थे? कंपनी एक्ट 1956 में। आज की डेट में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी किसको देते हैं? संचालक मंडल को। और फिर संचालक मंडल किसको देते हैं? केंद्र सरकार को। हम थोड़ी देते हैं। तो बताओ, लागत अंकेक्षक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? हाँ, तो भी क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। और ये मैंने इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करी है। 5वें में और इसमें कोई अंतर नहीं है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन में अंतर है, सिर्फ ऑप्शन में अंतर है। लागत अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? संचालक मंडल को, यानी कि कंपनी को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। इसका ए आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट हम नहीं बेचते। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बताओ कौन सा है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कौन सा है? CRA 3। बस तो ऑडिट रिपोर्ट ही पूछ रहा हूं मैं आपसे। 4 ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट थोड़ी है। CRA 4 तो संचालक मंडल के द्वारा दिया गया जवाब है। किसके संबंध में? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में। तो ये ध्यान रखना बच्चों, बार बार मैं आपको बता भी चुका हूं, कभी भी आ जाए कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देता है? संचालक मंडल को, यानी कि कंपनी को। टिप्पणी सही देगा? नहीं है, वो नहीं है। कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं है, उसमें साइन कॉस्ट ऑडिटर के नहीं होंगे। CRA 4 पे साइन किसके होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के होंगे। गूगल करके देखो CRA 4 का फॉर्मेट। हाँ, सीधा रिपोर्ट आए तो भी कंपनी को ही। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट दी ही कंपनी को जाती है। केंद्र सरकार को जो सूचना दी जाती है CRA 4 में, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने टिप्पणी सहित देंगे। समझ गए? वो रिपोर्ट नहीं कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी। वर्ड तो रिपोर्ट ही यूज करेंगे ये, पर फिर क्वेश्चन कैसे आएगा कि संचालक मंडल केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं, तो वो कौन से फॉर्मेट में देंगे? CRA 4 में देंगे। वो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोल दो, कुछ ही बोल दो, सही मायने में रिपोर्ट प्रस्तुत कौन करता है? ऑडिटर। और ऑडिटर किसको देगा? कंपनी को। क्लियर है? हाँ, संचालक मंडल ही है। संचालक मंडल, इनमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो कंपनी का मतलब संचालक मंडल ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी अंकेक्षक को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। ऑप्शन ए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सभा में उपस्थित होने का। बताओ अधिकार है या नहीं है? आप संचालक मंडल की सभा में उपस्थित नहीं हो सकते। उसकी सभा में जो भी कार्रवाई हुई है उसकी सूक्ष्म पुस्तिका देखने का आपको क्या है? अधिकार है। उसको जांचने का अधिकार है। लेकिन आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में उपस्थित नहीं हो सकते। तो आपका पहला पॉइंट समझ में आ गया कि निदेशक मंडल की सभा में उपस्थित होने का आपको अधिकार नहीं है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा, जिस कंपनी का अंकेक्षण किया जा रहा है उससे लाभांश प्राप्त करने का अधिकार। सब ऑडिटर को थोड़ी लाभांश मिलता है, लाभांश तो सदस्यों को मिलता है जिसने पैसे लगाए। ऑडिटर को तो पारिश्रमिक मिलता है, तो ये भी नहीं आंसर। ऑप्शन सी, सूचना और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार। बिल्कुल, ऑडिटर कोई भी ऐसी सूचना, कोई भी ऐसा स्पष्टीकरण मांग सकता है जो उसको उसके अंकेक्षण उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत हो।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। और रही बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हटाने की, तो ये हमारा काम नहीं है, ये तो कौन करेंगे? कंपनी के सदस्य करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ऑडिटर को क्या अधिकार है? ऑप्शन ए स्पष्टीकरण लेने का, ऑप्शन बी पारिश्रमिक लेने का, ऑप्शन सी निरीक्षण करने का, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा आंतरिक अंकेक्षक पर विश्वास किया जाए और कल को रिपोर्ट में त्रुटि हो जाए तो जिम्मेदार कौन? दायित्व आपका था, आपका है और आपका रहेगा। अंतिम दायित्व हमेशा किसका होगा? वैधानिक अंकेक्षक का। वो ये नहीं कह सकता कि साहब सामने वाला भी तो ऑडिटर है, सामने वाला भी चार्टेड अकाउंटेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी इच्छा है। क्या आप उस पर विश्वास करते होगी? नहीं करते। जिम्मेदारी तो आप ही की रहेगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए वैधानिक अंकेक्षक। चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट कब पारित हुआ था? 1949 में। प्रत्येक ऑडिटर को, ये देखो जूनियर अकाउंटेंट जो पिछली एग्जाम हुई थी रद्द होने के बाद, उसमें क्वेश्चन आया था। और कई लोग कहते हैं साहब हम सेक्शन क्यों याद करें? कईयों को आती बड़ी तकलीफ सी होती है, ये क्या हो रहा है, क्यों सबको लड्डू खाने हैं? समझो तो लड्डू में कंकड़ भी आ सकते हैं, उसमें क्या बात है, दांत तो है ही ना, खा जाओ। तो बच्चों सेक्शन की बात छोड़ो, आरपीएससी ने सब सेक्शन पूछ लिए, तो इस बार तो अधीनस्थ बोर्ड लेगा एग्जाम, तो वो तो रूल्स रेगुलेशन पे आएगा। तो बताओ कौन सी धारा के तहत ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की पालना करना आवश्यक है? धारा 143 की उपधारा 9। ये पिछली बार का पेपर आया था, आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करके देख लेना, एज इट इज क्वेश्चन है। ये भी पिछली बार ही आया था पेपर में, समझ रहे हो? तो इन मॉक टेस्ट के बहाने मैं आपको जितने भी आज तक की एग्जाम हुई है वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। तो देखो, और आप देखोगे कि जब आप खुद जो हमारे दिए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो वो ज्यादा टफ लगते हैं और ये ज्यादा क्या लग रहे हैं? इजी। कारण ये है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते। 25 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे बच्चों जिसमें आपको 20 सेकेंड लगेगी पढ़ते ही आंसर। ठीक, कल मैंने पेपर दिया बच्चों को 1:30 बजे के आसपास, 1:35 1:40 के आसपास दिया। 2 बजे तो सारा बैच ही गायब था, सब अपने अपने घर गए। मतलब आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगा? बस इतना ही लगेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो लड्डू आएंगे। लेकिन उस 20 को आप मानना ही मत, क्योंकि 20 तो सबके सही होंगे, 20 से सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन जो बाकी के बच गए ना 5, उनसे होगा, वो तो सबके सही होंगे। इतना पढ़ रहे हो, गाइड लिया ना मार्केट में 20 रुपए की, उसमें से आ जाएंगे 15 क्वेश्चन तो वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है। यदि कोई अंकेक्षक धारा 143 की उपधारा 12 के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर कितना दंड लगाया जाएगा? देखो ये क्वेश्चन तो मैंने एज इट इज ले लिया, लेकिन इसके ऑप्शन मैंने चेंज कर दिए हैं। आप आरपीएससी का पेपर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 25 लाख रुपए भी लिखा हुआ था, और राइट आंसर उन्होंने क्या माना था? 25 लाख। और वो बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि उस टाइम तक कंपनी एक्ट 2013 में यही प्रोविजन थी। अभी संशोधन आ गया, और संशोधन क्या आया कि अगर सूचीबद्ध कंपनी है तो 5 लाख और कोई और कंपनी है तो 1 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा अब? 1 लाख रुपए। और पहले इसका आंसर क्या था? 25 लाख रुपए। समझ में आ गया? ये संशोधन आया नया। 5 लाख हो तो आपको कंपनी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है, तो आप सूचीबद्ध नहीं मान सकते। सूचीबद्ध कब मानेंगे? जब साफ साफ लिखा हुआ हो। क्वेश्चन नंबर 14, आईसीआई के द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के अनुसार जो प्रिंसिपल ऑडिटर है यानी मुख्य अंकेक्षक है उसका अधिकार क्या नहीं होता? ऑप्शन ए, शाखा अंकेक्षक के कार्य पत्र का निरीक्षण करने का। बताओ अधिकार है या नहीं है? क्यों नहीं है सिकंदर? क्योंकि ये शाखा अंकेक्षक की क्या है, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्या वो शाखा का निरीक्षण कर सकता है? क्या वो सूचना प्राप्त कर सकता है? क्या वो शाखा की ऑडिट रिपोर्ट को अपनी रिपोर्ट में मिला सकता है? मिलाएगा ही।
तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 15, एक वैधानिक अंकेक्षक को किसी भी समय, देखो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसमें भी बड़ा बवाल उठा था, इसमें भी रिट लगाने की कोशिश की थी बहुत लोगों ने, पर आरपीएससी ने सबकी रिट को नकार दिया। उन्होंने कहा नहीं हमारा आंसर सही है, समझो, क्योंकि इसके सारे ही आंसर सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। भाई आपको किस चीज का अधिकार है? पहला ऑप्शन कि लेखा पुस्तकों को जांच पड़ताल करने का, बिल्कुल है साहब। ऑप्शन बी लेखा पुस्तकों डॉक्यूमेंट्स को, हाँ डॉक्यूमेंट्स भी चेक करेंगे, ये भी सही है। ऑप्शन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स को, ये भी सही है। ऑप्शन डी नोटिस अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स, इनको सारी सही है। अब एक सही बताओ कौन सा है? सी क्यों सही है? क्योंकि इसमें एक शब्द आया है बाउचर, और बाउचर एक ऐसा शब्द है जिसमें सब कुछ आ गया, प्रमाणक में सारे आ गए, बिल डॉक्यूमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट सब आ गए, तो इसलिए राइट आंसर क्या लेना है इसका? सी। आरपीएससी ने यही माना था, बवाल बहुत हुआ था इसके ऊपर, लोगों ने रिट भी लगाई थी, लेकिन कोई सॉल्यूशन इसका निकला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रबंध द्वारा वैधानिक अंकेक्षक के कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा सकता है? ये बच्चों यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था, यूजीसी नेट में भी ऑडिट जोड़ दी गई है, हालांकि उसमें छोटा सा टॉपिक है ऑडिट का। बताओ क्या मैनेजमेंट ऑडिटर के स्कोप को लिमिट कर सकता है, बढ़ाना चाहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान होता है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं, इस कथन को किस मुकदमे में बताया गया था? और बच्चों ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये पूछा नहीं गया हो, चाहे आरपीएससी हो यूजी, मतलब ये तो सदाबहार क्वेश्चन है, ये तो हर दूसरे तीसरी एग्जाम में रिपीट होता है। ये दो को तो घोट के भी जाना आप, किस किस को? लंदन एवं जनरल बैंक और किंगस्टन कॉटन मिल्स, इस पे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और शक्ति के अंतर्गत नहीं शामिल? क्या अधिकार नहीं है आपका, क्या पावर नहीं है? पहला ऑप्शन लेखा पुस्तकों को देखने का, बिल्कुल है, जांच पड़ताल तो करेंगे ही। साधारण सभा बुलाने का, सब मीटिंग में नहीं बुला सकता, मैं तो बुली बुलाई में जा सकता हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? बी। अच्छा मुझे साधारण सभा की सूचना मिलेगी क्या, और मैं उसमें उपस्थित हो सकता हूं? ये कौन सी धारा में है, ये बात कौन सी धारा में लिखी है? वाह वेरी गुड, समझ गए ना। अब देखो ये बच्चा भी पावर में आ गया, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, धारा 146 में लिखा हुआ है। और लास्ट है साधारण सभा में अपनी बात कहने का अधिकार होता है, रिटर्न स्टेटमेंट वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, दीवानी दायित्व में शामिल है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व, बिल्कुल दीवानी दायित्व है। लापरवाही ये भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों, कर्तव्य भंग लापरवाही विश्वास भंग, ये सब किस में आते हैं? दीवानी दायित्व में। क्वेश्चन नंबर 20, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, मतलब ये अभी वाला नहीं, उससे पिछली बार वाला, उसमें क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आए थे वहां पे, उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि साहब अंकेक्षक एक वैल्यूअर नहीं होता है, ये कौन से केस में कहा गया है? किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी वाले मामले में। ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए, ये किस में कहा गया है? लंदन और जनरल बैंक में, पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं, कितनी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22, लागत लेखा परीक्षक अपनी ऑडिट रिपोर्ट संचालक मंडल को किस फॉर्मेट में देता है? फॉर्म नंबर CRA 3। तो देखो बच्चों अब तक के जो 21 क्वेश्चन थे वो सारे एग्जाम के थे, अब आगे के जो 3 क्वेश्चन है ये मेरे बनाए हुए हैं। बताओ कौन से फॉर्मेट में देता है? फॉर्म नंबर CRA 3 में। क्वेश्चन नंबर 23, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति संचालक मंडल द्वारा कितने दिन में की जाएगी? वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन में। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि नियुक्ति तो पहले ही होती है, वित्त वर्ष के समाप्त होने के 180 दिन में तो रिपोर्ट ही देनी है। बस क्यों रहे ये कर रहा है, बता क्यों किया?
है? सिंपल अंक एकसक में तो ऐसा कोई नियम ही नहीं है, ये कहीं नियम नहीं है। आपको मैंने कितनी बार बताया कि ऑडिटर का अपॉइंटमेंट एडवांस में होता है। बताओ सरकारी कंपनी में अंक एकसक की नियुक्ति कितने दिन में करते हैं? बताओ। वित्त वर्ष प्रारंभ होने से। अगर इसको सरकारी वाला मानते ना तो भी आंसर सही हो जाता आपका। समझ रहे हो? अच्छा, ऐसी गलती के बारे में आपके क्या ख्याल है? नहीं देखो, गलती हुई है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप और हम तो एक ही कैटेगरी के हैं। गलती आप भी करके बैठे हुए हो, मैं भी करके बैठा हुआ हूं, है ना? उसमें शर्माने की क्या बात है? हमें उससे सबक लेना है। अब मैं बताता हूं बेटा गलती क्यों हुई आपसे। मैं बताता हूं क्या होता है जब हम पेपर सोल्व करते हैं और जब पेपर के सारे क्वेश्चन हमसे सोल्व होते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है, क्योंकि आदमी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम जोश जोश में क्या करते हैं। आपसे तो इतनी सी गलती हुई है। मैं सीए फाइनल की एग्जाम देके आया था, पूरा पेपर मैंने देखा। आदत मेरी क्या थी, पहले आंसर देने की नहीं थी, पहले पूरा पेपर पढ़ने की, कौन कौन से देखिए। और मैं साहब इतना खुश हो गया कि एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मेरे को नहीं आता था। मैं कहा आज तो नैया पार हो गई, अब तो टिका दूंगा। और जोश जोश में साहब टिकाए। अब देखो पहली मिस्टेक, चलो आपके साथ तो ऐसा नहीं होता पर सीए में होता है। स्टार्टिंग में जमा जमा के राइटिंग मस्त एकदम स्टाइल मार मार के, और मालूम चला कि साहब 1.5 घंटा हो गया, अभी तो 50 नंबर का पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो बाद में हाथ पैर फूलने शुरू कि यार ये तो अटेम्प्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वहां तो महाभारत आती है, रजिस्टर बनने पड़ते हैं। कॉपी तो वो नाम देते हैं, खाली भर भर के आने पड़ते हैं रजिस्टर। हाथों में वो खड्डे पड़ जाते हैं पेन से यूं नॉन स्टॉप लिखने में, फिर राइटिंग वाइटिंग सब भूल जाते हैं हम। मैं आने दो तो दनादन। सोचो इतने जोश में आ गया था मैं कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही भूल गया, और पेपर देने से पहले उसको 2 बार चेक भी कर रहा हूं क्या मैंने कर लिया कि नहीं करा, कर लिया कि नहीं करा, फिर भी पकड़ में नहीं आया। तो ये ऐसा होता है, ह्यूमन एरर होती है। इसको प्रैक्टिस से कोशिश करो सुधारने की, फिर भी नहीं सुधरे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 10% ही अज्यूम करके चलो कैसी मिस्टेक हो सकती है, तो 10% से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने इसमें गलती कर दी है तो ये लापरवाही है बस। वित्त वर्ष के प्रारंभ से 180 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 24, अगर ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में साइन करने पे त्रुटि करे तो कितना जुर्माना? आपको मैंने हिंट दिया था, जुर्माना कुछ ही पूछ लें आप तो डायरेक्ट कितना टिका देना, 25,000। यहां तक क्लियर है? और एक आखिरी क्वेश्चन, कपट की सूचना केंद्र सरकार को हम कौन से फॉर्मेट में देते हैं? ADT 4। तो ये आपका मॉक टेस्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। हमने कंपनी ऑडिट के मॉक टेस्ट कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है वो मंगलवार को है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। क्लियर है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मंगलवार को। क्या बोल रहे हो? 25 आए क्या? अच्छा 20 तो इसमें सभी ले आए होंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये अपना एक मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया, और अपना जो टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ ऑडिट, आज इसको कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद आज नया चैप्टर शुरू करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। देखिए बच्चों, कल मैंने आपको बैलेंस शीट ऑडिट कंप्लीट करा दी थी, सबके क्लियर है? इसके बाद में नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑडिट करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस ऑडिट या करंट ऑडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर देना। कंटिन्यूअस ऑडिट या करंट ऑडिट। चलो मैं पूछूं आपसे, एक तरह की ये इंटरनल ऑडिट ही है, बस इंटरनल ऑडिट में इसमें इतना सा फर्क है कि इंटरनल ऑडिटर क्या होता है, 1-2 दिन छोड़ के भी काम कर लेता है, पर यहां ऐसा नहीं होता। यहां तो डेली की डेली जांच पड़ताल होगी।
आप इसको ऐसे ही समझ लो कि इंटरनल ऑडिट ही है एक तरह की। बताओ नाम से क्या लग रहा है आपको? कंटिन्यूअस मतलब ये ऑडिट कब होगी? ईयर एंड के बाद या पूरी साल? तो इसमें ऑडिटर पूरे साल ही ऑडिट करता रहेगा। पहली बात कि अंकेक्षण कार्य पूरे वर्ष चलेगा, एक चीज समझ में आ गई। दूसरी बात, क्या कंटिन्यूअस ऑडिट यूजफुल है? चलो आपसे ही पूछता हूं, आप कौन सी ऑडिट कराना चाहेंगे, ईयर एंड के बाद वाली या पूरी साल वाली? बताओ। नहीं, डिपेंड करता है। देखो ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट हैं। अभी पिछली बार मैंने 130 ऑडिटें करी थी मेरे ऑफिस में, इस बार हो सकता है 160 के आसपास ऑडिटें करें। तो उन 160 ऑडिट में से अगर मैं बात करूं तो 150 ऑडिटें या 145 ऑडिट ऐसी हैं जो हम ईयर एंड के बाद ही करते हैं। पूरी साल उस क्लाइंट के यहाँ पे चाय पीने भी नहीं जाते हम, बस साल में एक बार जाते हैं। और कई ऐसे हैं जिनके डेली जाना पड़ रहा है। कारण बताओ। देखो वो छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको हमारी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उनके यहाँ पर वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ पर जो भी कपट हो रहे हैं, जो भी त्रुटि हो रही है, वो तुरंत हमारे पकड़ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं ईयर एंड के बाद जाऊंगा तो गलती भी तभी ढूंढूंगा। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है कौन सी? चालू अंकेक्षण। और छोटे मोटे के लिए, छोटे मोटे के लिए ईयर एंड वाली, उसको कहते हैं पीरियडिकल ऑडिट। क्या कहते हैं? आवधिक अंकेक्षण, एक समय के बाद की जाने वाली ऑडिट। तो इसका फायदा किसके लिए हुआ? बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा ये बताओ, जो बैंक है, बैंक की ऑडिट कब तक हो जाती है? 30 सितंबर तो लास्ट डेट होती है। आप किसी भी बैंक में जाके देख लेना, 15 अप्रैल को ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो जाती है? सर 15 अप्रैल को ऑडिट हुआ कि सबमिट भी हो जाती है? हाँ बिल्कुल। 31 मार्च को तो सर ईयर ही एंड होता है, तो 5 अप्रैल को हम पहुंच जाते हैं। सर अगला कुछ एडजस्टमेंट भी करेगा, वहां ऐसे नहीं होता आज की एंट्री कल होगी। वहां तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बन के तैयार है। बैंक में ऐसा नहीं हो सकता। तो वहां तो हम 10 दिन में ही ऑडिट करके नक्की कर देते हैं काम। और लाला जी की हालत क्या रहती है? 31 मार्च का 30 सितंबर को तो बही खाते खुद फाइनल कर दें। क्यों? कोई बिल रह गया यार, कोई क्या रह गया यार, ऐसे राम भरोसे चलती रहती है गणित। तो बताओ ये ऑडिट किन के लिए ज्यादा सुटेबल है? जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अल्प समय में क्या करना चाहते हैं? तैयार करना चाहते हैं। जो चाहते हैं कि उनको ऑडिट तुरंत मिल जाए। तो जो फाइनल ऑडिट है जो ईयर एंड पे होगी। अच्छा एक चीज और बताओ, एक कंपनी में कंटिन्यूस ऑडिट हो रही है तो क्या फाइनल ऑडिट भी होगी? सर वो तो वैधानिक है, वो तो होनी ही होनी है। और ये क्या है आपकी तरफ से? ऐच्छिक है। कराओ तो ठीक, नहीं कराओ तो ठीक। तो बताओ अगर किसी कंपनी में कंटिन्यूस ऑडिट हो रही है, फिर एक बंदा आएगा फाइनल ऑडिट करेगा, क्या उसको ज्यादा समय लगेगा? क्योंकि सारी चीजें तो ऑलरेडी क्या है? चेक है। तो ये तुरंत ऑडिट हो जाती है इसमें। ये इसका फायदा भी है। तुरंत ऑडिट होने से फायदा क्या होता है कि कपट त्रुटि सब तुरंत खोजने में आ जाते हैं। लेकिन बच्चों जब कोई ऑडिटर पूरी साल ऑडिट करेगा तो फीस भी ज्यादा लेगा, तो इससे लागत भी बढ़ती है। फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। इसलिए ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो अब इसके फीचर्स देखो। नॉर्मली ये चलन कहां पर है इसका? बैंकिंग कंपनी में। और बैंकिंग कंपनी में इस ऑडिट को क्या नाम से जानते हैं अपन? सर वो तो आपने इंटरनल ऑडिट में बताया था, ये सेम ही है, ये एक ही चीज है। नेक्स्ट, इसमें काम आप नियमित अंतराल पे भी करते हो और या फिर अनियमित अंतराल पे। आप ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन छोड़ के एक दिन जा जाके ऑडिट करो, या ऐसा कोई नियम नहीं कि एक दिन छोड़ के एक दिन छोड़ दिया फिर 2 दिन कंटिन्यू आ गए, फिर 2 दिन छोड़ दिया फिर 4 दिन कंटिन्यू आ गए। ऐसा कोई नियम नहीं है। अंतराल कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ये भी? इसके बाद अगर किसी भी कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट जल्दी तैयार करने हैं और संस्था का आकार क्या हो? बड़ा हो, लेन देनों की संख्या ज्यादा हो, और सिस्टम थोड़ा सा क्या लगता है उनको? कमजोर है, इसलिए तो बैठा रहे हमको।
अगर उनका सिस्टम सॉलिड है तो उनको हमारी जरूरत है ही नहीं। वहां पर क्या चीज उपयोगी है? कंटिन्यूअस ऑडिट। ये आंतरिक जांच से भिन्न है। तो अब ये बताओ आंतरिक जांच क्या होती है? ये इंटरनल ऑडिट जैसी है पर आंतरिक जांच से भिन्न है। आंतरिक अंकेक्षण जैसी है पर आंतरिक जांच से भिन्न है। आंतरिक जांच क्या होती है? किसी संस्था में एक कर्मचारी के कार्य को उसी संस्था के दूसरे कर्मचारी के द्वारा दैनिक आधार पर जांचा जाए, उस सिस्टम को क्या कहते हैं अपन? आंतरिक जांच। फॉर एग्जाम्पल आप जूनियर अकाउंटेंट बनने जा रहे हो तो आपके काम को तुरंत कौन चेक करेगा? सीनियर चेक करेगा। तो ये क्या कहलाएगा? आंतरिक जांच। क्या ये ऑडिट है? ये सिस्टम का क्या है? पार्ट है। तो आंतरिक नियंत्रण तंत्र के दो भाग, आंतरिक जांच और आंतरिक अंकेक्षण। तो ये आंतरिक अंकेक्षण नहीं है, सॉरी आंतरिक जांच नहीं है। ये तो क्या है? चालू अंकेक्षण है जिसमें एक अलग ही व्यक्ति ऑडिट करता है। कहीं पर इंटरनल ऑडिट हो रही है, हाँ, फिर नहीं होगी। दोनों एक ही बात है ना, या तो इंटरनल ऑडिट ही होगी या यही हो रही होगी, सिर्फ नाम अलग है, बाकी चीज एक ही है। हाँ, कुछ कंपनियों के लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट तो आप समझे नहीं, ये तो बीकॉम के फंडे हैं। हमारे सीए में तो नाम ही नहीं है कंटिन्यूअस ऑडिट का, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता हमारे हिसाब से। तो हम तो इंटरनल ऑडिट जानते हैं क्या होती है, कंटिन्यूअस ऑडिट कुछ होती ही नहीं, प्रैक्टिकल में नहीं होती। जब हम पूरी साल ऑडिट करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। पर ये बीकॉम में ये सब आता रहता है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ता है। ये समझ में आ गया? इसका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है? खर्चीला। पैसा तो लगेगा भैया, किसी को पूरी साल इन्वॉल्व करोगे तो पैसा तो लेगा नहीं लेगा, समझे? अब देखो मेरे ऑफिस में 8 कंप्यूटर सिस्टम है और 2 लैपटॉप है, तो 10 सिस्टम है टोटल। अब कभी किसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है, कभी किसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है। अभी सुबह ही बैठा था मैं ऑफिस में, तो वो एक कंप्यूटर में गोल गोल घूम रहा। मैंने कहा इसके क्या हो गया? बोले बूढ़ा हो गया, ये काम ही नहीं करता, बोले स्पीड ही खत्म हो गई इसकी। मैंने कहा तो कंप्यूटर वाले को बुलाओ, वो चेक करेगा। बोले अरे भैया किसको बुलाएं, रोज फोन करते हैं, 4-4 दिन में तो आते नहीं, फिर आते ही पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, 500 रुपये ले जाते हैं, कभी 1000 रुपये ले जाते हैं। तो मैंने एक बंदे को बुलाया जो थोड़ा एक्सपर्ट था इस मामले में, मैंने उससे बात करी। मैंने कहा तू ये हमारा इस सिस्टम में सारा संभाल। तो उसने कहा सर एक काम करो, आप मुझे एएमसी दे दो, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। मैंने कहा क्या लेगा? सर मैं 1000 रुपये पर कंप्यूटर लूंगा पर मंथ, सॉरी पर एनम, 1000 रुपये पर कंप्यूटर। तो मेरे 10 कंप्यूटर थे टोटल। मैंने कहा साल के 10,000 लेगा? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसमें सर्विस क्या देगा? बोले सर आपके ऑन कॉल पे तुरंत आ जाऊंगा, जब भी आपको समस्या है तुरंत आ जाऊंगा, और जो भी सर्विस का काम होगा उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कोई भी पार्ट्स डलेगा उसकी कॉस्ट आपको देनी है। तो मैंने कहा डन। अब क्या हुआ, आज प्रॉब्लम आई तो वो एएमसी मैंने पहले ही दे रखी थी, उसको फोन किया, वो आ गया। लेकिन मालूम उसको कब बुलाया मैंने? 5 महीने बाद। 5 महीने तक उसको कभी बुलाया नहीं हमने। क्यों नहीं बुलाया? प्रॉब्लम ही नहीं आई तो उसका शक्ल देखने के लिए थोड़ी बुलाते उसको। अब कई बार तो फील होता है यार काहे को 12,000 रुपये खर्च करें, ऐसे किसी को बुला लेंगे, वो 500 रुपये ले जाएगा, 1000 ले जाएगा, दे देंगे। कई बार लगता है ऐसा, पर कई बार ऐसा होता है कि यार जब बुलाते हैं ना उनको जरूरत होती है तब बंदे आते नहीं है, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा 12,000 देने में फायदा है। तो कंपनी का अपना अपना लुकआउट है, लोग पैसा खर्च करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स मिलते हैं। दूसरी बात, संस्था के कर्मचारी के दैनिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है, ये इसका माइनस पॉइंट है। समझ में आ गया? जो रूटीन का काम है वो डिस्टर्ब होगा ही होगा। लोग क्या कहेंगे, यार हम अपना काम नहीं कर पा रहे, बीच में और चेक करने के लिए बैठा रहता है। और एक सबसे बड़ी समस्या इसकी ये है कि आपने चेक कर दिया, अब जो बंदा आएगा वो दूसरे दिन का काम चेक करेगा। अकाउंटेंट को मालूम है कि पुराने वाला तो चेक हो गया, उसमें जाके वो क्या कर देगा? छेड़खानी, क्योंकि अभी तो फाइनल बैलेंस शीट P&L तो बने नहीं, वो तो कब बनेंगे? ईयर एंड के बाद। तो ऑडिटेड अकाउंट्स में छेड़खानी होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन फायदा क्या है? कपट और त्रुटि को तुरंत खोजा जा सकता है, रोका जा सकता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? और अंतिम खाते तैयार होने से पहले होती है ऑडिट, जबकि फाइनल ऑडिट कब होती है बताओ? बाद में। यहां तक समझ में आ गया क्या? नेक्स्ट ऑडिट हम स्टार्ट करते हैं, इंटरिम ऑडिट। बच्चों मैं आपसे
सिंपल सी चीज पूछता हूं, एक तो आपने पढ़ी मेरे से इंटरनल ऑडिट, या क्या बोल दूं, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, और एक अब आप मेरे से पढ़ रहे हो इंटरिम ऑडिट, इंटरिम ऑडिट। इन दोनों में फर्क क्या है? एक तो आंतरिक अंकेक्षण और एक अंतरिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, इन दोनों में फर्क क्या है वो सुनो। इंटरनल ऑडिट जो होती है वो कंपनी अपनी इच्छा से करवाती है, इसकी रिक्वायरमेंट किसको है बताओ? कंपनी को। ये कंपनी चाहती है कि हमारी ऑडिट हो और पूरी साल ही ऑडिट चलती रहे। इसमें काम कैसे चलता है बताओ? पूरे वर्ष। और जो ऑडिटर आता है वो किस डिफरेंस पे आएगा? नियमित या अनियमित अंतराल पर, नियमित या अनियमित अंतराल पर। और ये किसका हिस्सा है? एक तरह का ऐच्छिक अंकेक्षण। आपकी इच्छा हो तो कराओ, नहीं तो मत कराओ। ये तो आपको मैंने इंटरनल और कंटिन्यूअस ऑडिट की खास बातें बताई। अब इंटरिम ऑडिट क्या है वो सुनो। अभी मैं आज सुबह ऑफिस में बैठा था, क्योंकि आज मेरी विद्यासागर में क्लास 7 से 8 ही थी, तो मैं 8 से लेकर 12 बजे तक बेरोजगार हो गया। 4 घंटे मेरे जैसा जीव बैठ जाए ये तो संभव नहीं, तो मैं ऑफिस में जाके बैठ गया। 10 बजे मेरे स्टाफ आ गया, तो मैंने कहा भाई मार्च चल रहा है, क्या तैयारियां हैं तुम्हारी? आगे ऑडिट भी करेंगे अपन लोग, क्या तैयारी चल रही है? तो बोला तैयारी तो करेंगे सर अभी। मैंने कहा अच्छा, बारिश आएगी तभी छता खोलोगे? नहीं समझे? क्या आपको मालूम नहीं था कि 31 मार्च आएगा? पहले से मालूम था ना, तो तैयारी क्यों नहीं करी? हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हम लोग ऑडिट कब करते हैं? जब लेखांकन समाप्त होता है। और लेखांकन की प्रॉब्लम क्या मालूम है सबकी? कि सबका लेखांकन 31 मार्च को समाप्त होता है, और हमारे पास ऑडिट करवाने कब आएंगे लोग? जून जुलाई में आना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट क्या है? ये लो साहब, ये 3 महीने मर मर के जाएंगे हमारे। तो इसका कोई तोड़ है क्या बच्चों, कि थोड़ा वर्कलोड कम हो जाए? क्या तोड़ है? लगाओ दिमाग। कि सर आप एक काम करो ना, जो वित्त वर्ष है आपका 1 अप्रैल से लेकर कहां तक का? 31 मार्च तक का जो वित्त वर्ष है, इसको बीच में 2 टुकड़े कर दो। 2 टुकड़े कर दो इस वित्त वर्ष के। करो। 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च। आप तो मान लो कि 2 टुकड़े हो गए बीचों बीच में, इसलिए इसको हम एक और नाम दे रहे हैं, क्या? मध्य अंकेक्षण। अब हम क्या करेंगे? पहली ऑडिट करने कब पहुंचेंगे? पहली ऑडिट करने कब पहुंचेंगे क्लाइंट की? सितंबर के बाद। अक्टूबर नवंबर में फ्री रहते हम, कर लो ऑडिट। कहां तक के भाई खाते चेक कर लूं? 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक के। और फिर दोबारा कब जाऊं? मार्च के बाद। तो कम से कम काम का लोड क्या हो गया? आधा हो गया। ये कंपनी कराती है कि ऑडिटर करवाता है? तो पहली खास बात, ये किसके लिए फायदेमंद चीज है? ऑडिटर के लिए। ये अंकेक्षक द्वारा किया जाता है। क्या ये पूरे वर्ष चलती है? नहीं, ये तो वर्ष के मध्य में होती है। अंतराल बताओ इसमें नियमित होता है कि अनियमित? नियमित अंतराल है, आधा साल खत्म होने के बाद जाएंगे। ये नियमित अंतराल पे होने वाली ऑडिट है। बताओ ये ऐच्छिक अंकेक्षण का हिस्सा है कि वैधानिक का? ये वैधानिक का है, कंपनी थोड़ी करा रही है, तो ऑडिटर कर रहा है। जो स्टेचुरी ऑडिट करेगा वो बीच में जाके ऑडिट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका अपॉइंटमेंट तो हो ही जाता है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट तो एडवांस में हो जाता है ना। हमको एजीएम में अपॉइंट कर देते हैं, एजीएम सितंबर में हो जाती है, तो मैं अक्टूबर में जाके क्या कर लूं? हाँ, ये बच्चा कह रहा है सर आप 3 महीने से करना चाहो तो कर सकते हो, वो भी एंट्री में कहलाएगी, वो भी एंट्री में कहलाएगी। एक नियमित अंतराल होगा। समझ में आ रहा है?
आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बताओ इसका फायदा क्या है? एक तो ऑडिटर के काम का लोड कम हो गया, दूसरा फायदा जो फाइनल ऑडिट हम करेंगे वो थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, तीसरा कंपनी को क्या फायदा है इसमें कि कपट और त्रुटि शीघ्रता से खोजी जा सकेंगी। समझ क्या बोल रहे हो? इंडिविजुअल इंटरनल ऑडिट का तो फायदा है ही है ये, हाँ बिल्कुल, लेकिन डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। मैं ऐसा भी नहीं है कि हर तीसरे दिन जा रहा हूँ, 6 महीने के बाद जा रहा हूँ, और उसको तो डेली एक सीए चाहिए, डेली चेकिंग के लिए चाहिए। देखो इंटरनल ऑडिट छोटे मोटे लोग कराते ही नहीं, क्योंकि सीए बहुत महंगे आते हैं, सस्ते थोड़ी आते हैं। इंटरनल ऑडिट छोटे मोटे लोग नहीं कराते। अब कल की बात बताता हूँ, कल एक क्लाइंट के यहाँ मैं मीटिंग में गया, यहाँ से आपकी क्लास लेके सीधा वहीं गया था, तो मैं उसको पहुँच गया था 3 बजे, आपकी क्लास 2 बजे छोड़ी, 3 बजे पहुँच गया। अभी चल रहे हैं नवरात्रा, तो मैं नवरात्रा करता हूँ, तो अभी 9 दिन में एक टाइम खाना खाता हूँ, और वो भी रात्रि में खाता हूँ, दिन में नहीं खाता। क्या बोल रही है? डाउट हो रहा है? क्या डाउट है बोलो? हाँ तो मैं खाने के लिए तो मना कर रहा हूँ ना। ये बच्ची बोल रही है अरे कितना झूठा आदमी है, लंच बॉक्स लाता है, खाते देखते हैं इसको और झूठ बोल रहा है। मैंने खाने के लिए मना किया है, मैं ये नहीं कहा कि भूखा रहता हूँ पूरे दिन। फल फ्रूट खाता हूँ, कुकुम्बर खाता हूँ, गाजर खाता हूँ, ककड़ी खाता हूँ, ठीक है, बादाम का हलवा खाता हूँ, छाछ पीता हूँ। भूखा नहीं रहता, भूखा नहीं रहता, भूखा रहता तो ये टमक ऐसी आ जाती क्या? बहुत मेहनत से बनी है, समझे आप? तो बच्चों अब मैं नवरात्रा कर रहा था, रात को मैं खाना खाना था, उसके हम लोग बैठे काम कर रहे, रात को बज गए 8, काम करते करते मैं कहा भाई अब चलते हैं, नहीं तो बीबी पीट देगी। बोले तेरे चक्कर में मैं भी भूखी बैठी रहूंगी। तो ट्रेडिशनल औरतें हैं ना, पति को खिला के खाती हैं। हाँ ऐसा है हमारे घर में, तो अभी भी ऐसा है। तो मेरी मम्मी का और बीबी का फोन आ रहा है, अरे कब आएगा नालायक? मैं कहा रुको अभी आ ही रहा हूँ। अब साहब क्लाइंट के साथ समस्या क्या है कि मार्च आ रहा है और सारे एडजस्टमेंट करने, और सर ये बता दो 4-5 फर्में खोल रखी, किसी को क्या माल बेच रखा, किसी को क्या, आपस के इंटरनली ट्रांजेक्शन घुमा रखे और उल्टा सुल्टा कर रखा सारा काम। मैं उसकी पूरी प्लानिंग बना के दे रहा कि भाई इसको एक काम करो, यहाँ से ये करो और इसका ऐसे करो और इसको ऐसे करो, तो उसमें टाइम तो लगता ही है। तो वो मेरे को छोड़ना नहीं चाहिए और मैं रुकना नहीं चाहूँ। फिर मैंने कहा देख भाई ऐसा है, तेरे घर का मामला मुझे नहीं मालूम, मेरे तो ये मान लेना कल पोस्टर आ जाएगा अखबार में, नहीं तो मेरे को जाने दे। अरे सर आपकी सेवाओं की मैं बहुत जरूरत है। तो मैंने कहा ईयर एंड पे याद आता हूँ क्या मैं? पूरी साल याद किया करो। हाँ सर एक काम करो, अब के अपने अप्रैल से है ना, आप मेरे महीने में 2 बार ही जाया करो। मैंने कहा पैसे लगेंगे? बोले सर दे दूंगा। अब बताओ वो पैसे क्यों देने को तैयार है? क्योंकि अब उसका काम बढ़ गया, उसका बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, 70 करोड़ का टर्नओवर कर दिया उसने। अब 70 करोड़ का टर्नओवर है तो फिर भैया उसको डेली चाहिए, डेली एक आदमी चेकिंग करे, क्योंकि फिर उससे कंट्रोल नहीं होती चीजें, समझ रहे हो ना? तो छोटे मोटे लोग हमको नहीं अपॉइंट करते, इंटरनल ऑडिट तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कराते हैं। अब सर्जन इंस्टीट्यूट है, इनकी इंटरनल छोड़ो, स्टेचुरी ऑडिट जो होती है ना ईयर एंड पे, वो भी सीए कहता रहे दादा आ जाओ भाई खाते ले आओ ऑडिट करा लो। क्योंकि मेरा दोस्त ही है जो हमारी ऑडिट करता है। सर आप खुद क्यों नहीं कर लेते? कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा यहाँ पे क्या है, बिजनेस रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? तो साहब मेरे दोस्त से करवाता हूँ, कहते रहे दादा तू खुद ही बैलेंस शीट बना के भेजे, मैं साइन कर दूं। मैं कहा 30 सितंबर को भेजेंगे, टेंशन मत कर। तो हमारे क्या फर्क पड़ना है? बोले अरे तुम्हारे यहाँ फ्रॉड ढूंढ दूंगा। किसके फ्रॉड ढूंढेगा? कौन से फ्रॉड ढूंढेगा? अरे सबसे बड़ा फ्रॉड तेरे सामने खड़ा। तो आपके समझ में आ गई ना बात? ये बताओ इंटरिम ऑडिट का फायदा सही मायने में किसको है? ऑडिटर को है। अब लेकिन इसमें एक समस्या है, मैं जब पहली बार ऑडिट करके आया तो कहां से कहां तक की करी? 1 अप्रैल से
30 सितंबर। अब दोबारा ऑडिट करने जाऊंगा तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च। ये बात मुझे मालूम है या वहां के एम्प्लॉय को भी मालूम है? वहां उनको भी मालूम है ना, ऑडिट तो उन्होंने करवाई है। तो वो क्या करेंगे, इस फिगर में छेड़खानी कर देंगे और मैं उस पर ध्यान दूंगा नहीं। तो ये इसकी एक समस्या भी है। तो इसको इंट्रीम ऑडिट कहते हैं। देखो पढ़ के सुना रहा हूं। इसको मध्य अंकेक्षण क्यों कहते हैं? क्योंकि नॉर्मली ये क्या होता है, किसी अवधि के मध्य में किया जाता है। हम इसको 2 अंकेक्षण अवधि के मध्य में अंजाम देते हैं कि 2 अवधि डिवाइड हमने कर दी ऑडिट के लिए। अंतराल कैसा होगा इसमें? नियमित। इसका मेन फायदा किसको होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर को। जो एनुअल ऑडिट है वो शीघ्रता से क्या कर देगा? पूरा कर देगा। तो ये ना तो आंतरिक जांच ही है बच्चों, और ना ये आंतरिक अंकेक्षण है। ये उन दोनों से क्या है? भिन्न है। समझ में आ गया? नेक्स्ट टाइप तो मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो नाम से क्लियर है। मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, बताओ एनुअल ऑडिट क्या होती है? मतलब वार्षिक क्या होती है? जो वर्ष के अंत में की जाए। एक बार जाएंगे, एक बार में काम नक्की। एक बार का मतलब एक दिन नहीं बोल रहा हूं, चाहे हमको 2 दिन लगे 3 दिन लगे, पर एक बार ऑडिट शुरू करेंगे तो फिनिश करके ही उठेंगे। समझ में आ गया? तो बताओ ये ऑडिट कब शुरू होती है? लेखांकन की समाप्ति के बाद, और साल में एक बार। कैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है? छोटे मोटों के लिए। कार्य एक बार में ही संपन्न। लेकिन नुकसान क्या है? कपट और त्रुटि खोजने में थोड़ी क्या होगी? देरी होगी। लागत कम लगती है, क्योंकि साल में मेरे को एक बार जाना है। मेरे ऐसे भी कई क्लाइंट हैं जो साल में एक बार ऑडिट कराते हैं, और मेरे को तो उनके जाना भी नहीं पड़ता। वो खुद ही कहाँ जाते हैं? ऑफिस में आ जाते हैं। उनका अकाउंटेंट जो है भाई खाते लेके आ जाता है, लो सर ये ऑडिट कर दो। वो सुबह आता है 10 बजे, दोपहर में 2 बजे फ्री। 4 घंटे लगे, एक साल में 3-4 घंटे दिए उसके, वो 20-25 हजार रुपये देगा, इससे ज्यादा देगा नहीं हमको। तो लागत भी क्या लगती है? कम लगती है। कार्य भी शीघ्रता से पूरा हो जाता है। तो देखो वर्ष समाप्त होने के बाद किया जाने वाला ऑडिट। अच्छा इसके नाम ध्यान रखना, आप इसको वार्षिक कह दो यानी कि एनुअल, या पीरियडिकल कह दो यानी सामयिक, या क्या कह दो? कंप्लीटेड, क्योंकि पूरा ईयर कंप्लीट होने के बाद ऑडिट होगी, या क्या कह दो? अवधि ऑडिट। क्लियर है? वर्ष समाप्त होने के बाद किया जाने वाला ऑडिट एनुअल ऑडिट कहलाता है। छोटी संस्था के लिए उपयुक्त है क्योंकि खर्चा थोड़ा इसमें कम लगता है। सीए को भी महंगा नहीं पड़ता, वो भी देखता है यार 3-4 घंटे में ऑडिट कर दिए, नक्की काम, तो चलो जो दे रहा है वो सही। ऑडिटर को बार बार जाने की आवश्यकता है नहीं, एक बार में काम फ्री। और अगर मान लीजिए मैंने ऑडिट कर दी, उसके बाद में कोई खातों में चेंज करे तो करते रहो, मेरे क्या, मैंने तो रिपोर्ट दे दी। ये प्रॉब्लम इसमें नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरे बही खाते चेक करके अपनी रिपोर्ट देके फाइनल करके आ गया। अब तुम छेड़ोगे तो तुम जानो। लेकिन जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरिम ऑडिट है, इसमें ये समस्या है कि लोग छेड़खानी कर देते हैं कि फाइनल रिपोर्ट तो बाद में बनेगी। कपट और त्रुटि को तुरंत खोजा और रोका नहीं जा सकता, इसलिए बड़ी संस्था के लिए सुटेबल नहीं है। बोलो समझ में आ गई ये बात भी? नेक्स्ट ऑडिट पे आते हैं अपन, पार्शियल ऑडिट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कम ही पूछते हैं। बताओ नाम से क्या लग रहा है? पार्शियल मतलब कंप्लीट ऑडिट ना करके कुछ भाग की ऑडिट करना। वैसे नॉर्मली ऐसी ऑडिट कभी होती नहीं है, पर कोई अगर चाहे तो करवा सकता है। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास में मेरी एक पार्टी गुलमोहर के नाम से, और गुलमोहर पार्टी का नाम है। ऑनलाइन में जयपुर में सबसे बड़ा काम उसका है, सबसे बड़ा काम है पूरे जयपुर में। 150 करोड़ का टर्नओवर है उसका, सिर्फ ऑनलाइन माल बेचता है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन पे। तो उसने एक दिन मेरे को बुलाया, बोले सर हमें ना एक बड़ी समस्या आ रही है। तो क्या आ रही है? बोले सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अमेजोन से कितना पैसा लेना है मेरे को, फ्लिपकार्ट से मेरे को कितना पैसा लेना है। आप में से कोई ऑनलाइन बिजनेस करता है क्या? है? कभी किसी ने किया हुआ है? कोई आपका जान पहचान वाला? अच्छा, नहीं नहीं, देखो ये बच्चा कह रहा है सर बिजनेस करते तो आपके यहाँ क्यों आते हैं? नहीं ऐसा नहीं है, बिजनेस जरूरी नहीं है कि सबका सक्सेस हो। व्यापार जो होता है ना, व्यवसाय, वो बहुत जोखिमपूर्ण होता है, और सक्सेस हो गए तो खूब कमाई है। मैं आपको एक चैप्टर कराऊंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमिता में क्या है, जोखिम ज्यादा है तो लाभ भी ज्यादा है, तो ये थोड़ा सा फर्क है।
देखो जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपके कोई टच में हो, उनसे एक क्वेश्चन पूछना बस, कि भाई तू माल कौन से पोर्टल पे बेचता है, तो वो आपको आंसर देगा क्या, कि साहब हम फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, अमेजोन पे बेचते हैं, मिंत्रा पे बेचते हैं, ये ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल है। फिर उससे पूछना है कि तू अमेजोन के थ्रू माल बेचता, बोला हाँ, ये बता अमेजोन से कितना पैसा लेना है। बस, आप किसी को माल बेच रहे हो, उससे कितना पैसा लेना आपको ये नहीं मालूम, या मेरे से 1000 रुपये की कोई चीज लगेगी, कितने पैसे मांगता हूँ आपके, सिंपल सी तो बात है। उसमें से आपने 600 वापस दे दिए तो 400 मांगता हूँ ना। अब ये बेचने वालों से पूछ लो आप, ऑनलाइन काम करने वालों से पूछ लो आप, नहीं मालूम साहब, ये व्यापार है। अरे बड़ा उलझा देते हैं, 10 पीस आज गए, 4 रिटर्न आ गए, दूसरे दिन 6 पीस गए, तो पहले वाले के 6 का पेमेंट हो गया, आज का 6 पेमेंट हो गया, 12 का पेमेंट, 4 का पेमेंट आया, उसमें से जो वापस आए थे उसका पैसा काट दिया, उसके पेमेंट में एडजस्ट कर दिया। तो ऐसी खिचड़ी बना देते हैं कि मालूम ही नहीं चलता। अब जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखते हैं, टेली देखते हैं, तो टेली में उनको मालूम चला कि साहब टेली क्या कह रही है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है उनका, कि आपको अमेजोन से 20 लाख रुपए लेने हैं। और वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक करता है अमेजोन को कितने देने, तो वो कहता है मेरे को 2 लाख देने हैं। और आपकी टेली क्या कह रही है, 20 लाख लेने। अरे 18 लाख कहाँ गए, ये मालूम ही नहीं। तो उसने मेरे को हायर किया, उसने बुलाया मुझे, बोला सर ये हमारे ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मैं सारे ऑनलाइन पोर्टल पे 1.5 करोड़ रुपए मांगता हूं, और हमारी टेली क्या कह रही है कि 5 करोड़ रुपए मांगते हैं। 3.5 करोड़ कहाँ गए सर मेरे, इसको पता करके बताओ। मैंने कहा भैया इसमें तो मुझे बहुत टाइम लगेगा, एक एक ऑर्डर आईडी वाइज मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, डिटेल निकालनी पड़ेगी, मेरी पूरी एक टीम लगेगी। बोला सर क्या फीस लोगे, मैंने कहा 10 लाख रुपए। टाइम क्या लगेगा, मैंने कहा 4 महीने। बोलो 4 महीने लगेगा और 10 लाख रुपए लोगे आप। मैंने कहा आप 4 महीने के हिसाब से 10 लाख के, 1 महीने के कितने हुए, 2.5 लाख, 1 दिन के कितने हुए, 1 दिन के लगभग 10,000 हुए ना। मैं कहा सर 1 दिन काम करा के देख लो, 10,000 की रिस्क है, दूसरे दिन कराना या नहीं कराना आपको मालूम चल जाएगा। बोला ठीक है, हम हमारी टीम लेके गए, 1 दिन के बाद ही उसने मेरे को दूसरे दिन चेक दे दिया 10 लाख का, लो सर पकड़ो। तो समझ में आ गई सर काम कैसे होगा। पूरी टीम लगी हमारी 4 महीने तक, तब जाके हमने उसको फाइनल रिजल्ट दिया कि भैया ये पोजीशन है, और उसकी रिकवरी करा के दी 25 लाख रुपए की। तो मेरे 10 लाख तो आराम से कवर हो गए। अब वो बताओ वहां पे हमने क्या क्या चेक किया, ये बताओ आप। पूरी बैलेंस शीट चेक करी क्या मतलब है मेरे को मतलब है सेल से और पेमेंट से, इनसे तो मतलब था, ऑनलाइन सीटों से मतलब था बस मेरे को। तो कई बार क्लाइंट अपनी इच्छा से पूरी बैलेंस शीट की ऑडिट नहीं कराना चाहता, पूरे बही खातों की ऑडिट नहीं कराना चाहता, उसके किसी एक पार्ट की, जैसे कोई स्टॉक की ऑडिट करा ले, कोई केस की ऑडिट करा ले, कोई डेटर्स की ऑडिट करा ले, कोई क्रेडिटर्स की ऑडिट करा ले। तो ऐसी ऑडिटें क्या कहलाती हैं, पार्शियल ऑडिट। तो बताओ ये पूरे वित्तीय विवरण की होती है, उसके किसी भाग की होती है, ये वित्तीय विवरण के किसी भाग की होती है। अच्छा ये कंपलसरी है क्या, ये तो आपकी इच्छा है ना, कंपलसरी अगर होगी तो पूरी होगी, आधी अधूरी थोड़ी होती है ऑडिट। अगर ऑडिट होती है तो पूरी होती है, क्योंकि वो वैधानिक है। और ये कैसी ऑडिट है, ऐच्छिक। जैसे एग्जांपल नगद की ऑडिट, स्टॉक की ऑडिट, निवेशों का अंकेक्षण। यहां तक समझ में आ गया। और एक आखिरी ऑडिट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पेशल ऑडिट। हाँ ये बच्चे ने अच्छा पूछा है कि सर ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, हमको रिटर्न का टाइम मिलता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, तब तक कंपनी पैसा होल्ड करके रखती है क्या। देखो बच्चों ये बड़ा गेम है। फ्लिपकार्ट वाला क्या करता है, अपनी दुकान, आपकी दुकान है साहब, आ जाओ ऑनलाइन पे आओगे ना आप, जब भी फ्लिपकार्ट पे आपकी कैटेगरी बना रखी है, आपको सबसे पहले कैटेगरी डाली जाएगी ब्रॉन्ज कि साहब आप ब्रॉन्ज में हो। फिर जो ही आपका टर्नओवर बढ़ेगा आप किस में आ जाओगे, सिल्वर में, फिर किस में आओगे, गोल्ड में, फिर आओगे किस में, प्लेटिनम में। अब ब्रॉन्ज वाले को पेमेंट मिलता है 1 महीने 1.5 महीने बाद, सिल्वर वाले को मिलता है पेमेंट 20 दिन बाद, गोल्ड वाले को 15 दिन या 10 दिन बाद, प्लेटिनम वाले को 7 दिन से पेमेंट।
तो इन्होंने सारा गेम सेट कर रखा अपने हिसाब से, आपके और मेरे जैसे कहीं बैठे हैं वहां पे उनकी, समझ लो। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं ऑनलाइन का बिजनेस करना बेकार है, बहुत शानदार बिजनेस है, कमा भी सकते हो, घर बैठे कमा सकते हो, लेकिन जिसको अकाउंटिंग नहीं आती ना, वो इस काम में कभी हाथ मत डाल लेना। जो हिसाब किताब का कच्चा है ना, वो इस काम में कभी हाथ मत डाल लेना, नहीं तो ये मान लो जितने पैसे हैं ना वो भी खो दोगे। ये समझ गए। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक कौन सी, स्पेशल ऑडिट। बच्चों इसके बारे में बताता हूं आपको। ये जो टॉपिक है आपका स्पेशल ऑडिट, विशेष अंकेक्षण, ये जो ऑडिट है बच्चों, ये आपकी आज की डेट में हट चुका है। ये टॉपिक जो है ये हट चुका है। सर फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये कई बार देखा गया है कि ये ऐसी चीजें भी पूछ लेते हैं जो है ही नहीं। ये ऑडिट कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 233 ए में थी। अब चूंकि कंपनी एक्ट 1956 ही हट गया, ऐसे ही बच्चों एक और कंपनी एक्ट की सेक्शन थी 233 बी, उसमें थी कॉस्ट ऑडिट, और कॉस्ट ऑडिट को इन्होंने यहां से हटा के कंपनी एक्ट 2013 की धारा कौन सी बढ़ा दी? तो ये तो आज भी है, लेकिन जो स्पेशल ऑडिट है ये इन्होंने हटा दी। समझ में आ रही बात? तो आज के दिन में कंपनी एक्ट 2013 में ऐसा कोई नियम है ही नहीं, तो इसके आने के चांस ना के बराबर है। पर अगर आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो खूब आए हुए हैं, बहुत बार पूछा जाता था इसको। तो स्पेशल ऑडिट होती क्या है वो सुनो। आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने सबने देखा है और आप सब उसके भुगतभोगी हो। बेटा आपके पास मोबाइल है तो जाहिर सी बात है उसमें सिम भी होगी। कौन सी कंपनी की है? वोडाफोन की। आपके पास जियो। जब जियो लॉन्च हुआ था, याद करो वो दिन, फ्री सिम, फ्री कॉलिंग, फ्री डेटा यूज, फ्री। कब तक? अनलिमिटेड कब तक दिया था? 1 साल तक। फ्री में बेटा कफन नहीं आता। आदमी मर जाता है ना तो उसको फूंकने जाओगे ना तो शमशान में भी पैसा लगता है, लकड़ी के पैसे लेते हैं वो। समझो, अब आपके स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से जाना चाहते हो। 5,000 मिनिमम रेट है। यहाँ जयपुर में 2-3 शमशान घाट थोड़े से स्टैंडर्ड के भी हैं, जैसे लाइसेंस है, और आदर्श नगर वाला शमशान घाट है, बहुत स्टैंडर्ड का है। लालकोटी वाला बहुत स्टैंडर्ड का है, 11,000 रुपये लेता है। क्यों? इलेक्ट्रॉनिक है। बोला आप लकड़ी जलाओगे, ये वो, इतना टाइम बैठोगे, लाओ 2 मिनट दो, अंदर गया बाहर निकाला, ले जाओ। 440 वोल्ट का करंट लगाएं 2 मिनट में फुक। ऐसे भी है। तो फ्री में तो लोग मुर्दे को नहीं जलाते, और जियो ने तो सिम दे दी। ऐसा क्यों किया उसने? क्या उसकी लागत नहीं लग रही थी? अरे सिम प्लास्टिक की भी आती है, वो भी खरीदी जाती है, नेटवर्किंग के भी चार्जेस लगते हैं, एम्प्लॉय भी काम कर रहे थे, क्या उसकी लागत नहीं लग रही थी? पर साहब धीरू भाई अंबानी का तो एक ही सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, कि एक बार इनको आदत तो डालो, इनके मन में लालच तो डालो। मैं भी फ्री वालों का ही था, ऐसी बात नहीं है। हमारे मानसरोवर में क्या हुआ कि रिलायंस का एक वो आया था ब्रॉडबैंड कनेक्शन। कौन सा? फाइबर, जो अंडरग्राउंड होते हुए आता है। तो मैंने वो मेरे ऑफिस में ब्रॉडबैंड का कनेक्शन रिलायंस से ले लिया। बिल आता था 0। बोले साहब हमारे यहाँ कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। 8 महीने तक मैंने नेट फ्री यूज किया मेरे ऑफिस में, और 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। आप देख लो, 9वें महीने से वही पैसे लगने शुरू हो गए। तो कोई आदमी जो बिजनेस कर रहा है इस तरीके से, क्या ये व्यापारिक तौर तरीके हैं? ये व्यापारिक तौर तरीके नहीं है, ये तो दुनिया को खत्म कर देंगे। आप कोई 10 रुपए की चीज लाते हो तो उसको आप
10 रुपए 5 पैसे में बेच दो, समझ में आती है। 10 रुपए की चीज लाते हो फ्री में बेच रहे हो, क्यों? मालूम इसका इफेक्ट क्या हुआ? आप लोगों ने जो फ्री के मजे लिए उससे मालूम क्या इफेक्ट हुआ? बेचारा वोडाफोन के और आइडिया की क्या लत हुई मालूम है? वोडाफोन का और आइडिया का मर्जर हो गया, समझो। वोडाफोन का कुत्ता आइडिया से बोलने लग गया, वोटन आइडिया सर जी, दोनों मर्ज हो गए। एक आती थी डुकोमो, पता नहीं कहां गया, एयरसेल एयर में ही गया, कंपनियों के ताले लग गए, बंद हो गए। और ये इनका एक ही टारगेट है कि सबको बंद कर देंगे, फिर हम करेंगे राज, मोनोपोली करके। ये व्यापारिक तौर तरीके नहीं है। अगर कोई इस तरीके से व्यापार कर रहा है तो उसकी शिकायत होती है, और शिकायत कहाँ होती है? केंद्र सरकार के पास। तो ये एक ऐसी ऑडिट है जिसका आदेश कौन देगा बताओ? केंद्र सरकार। ये रेगुलर ऑडिट नहीं होती है बच्चों, ये एक ऐसी ऑडिट है जिसका आदेश किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। समझ में आ गई? बताओ इस ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा? इस ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगी। बताओ ये ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देगा? ये अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को ही देगा। बताओ इस ऑडिटर का पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा? पारिश्रमिक का निर्धारण भी कौन करेगा? केंद्र सरकार। लेकिन पारिश्रमिक का भुगतान कौन करेगा? भुगतान कंपनी करेगी। भुगतान कंपनी करेगी और निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। मतलब केंद्र सरकार की दादागिरी है। अगर उन्होंने किसी कंपनी की स्पेशल ऑडिट करानी चाहिए तो वो करवा सकते हैं। तो सर ऐसी दादागिरी कब होती है? ये ऑडिट कब करवाई जाती है, किन परिस्थिति में? तो बच्चों इस एक्ट में 3 परिस्थिति बताई गई थी। ये 3 परिस्थिति हैं। कंपनी एक्ट 1956 की धारा 233A के तहत केंद्र सरकार के द्वारा ये 3 परिस्थिति हैं जहां पर आपको ऑर्डर दिया जाता था किस चीज का? विशेष अंकेक्षण का, स्पेशल ऑडिट कराने का आपको आदेश दिया जा सकता है। पहला, जब कंपनी व्यापार को सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार संचालित ना करे। अब बताओ फ्री में सिम बांट रहे हो, ये कोई व्यापारिक सिद्धांत है? ये व्यापार तो वही नहीं ना। व्यापार में तो लाभ कमाने का उद्देश्य होता है, आप तो फोकट दे रहे हो, क्योंकि आपका उद्देश्य जनता को धोखा देना है, आपका उद्देश्य बाकी सब कंपनियों को खत्म करना है। तो अगर कोई कंपनी को व्यापार के सामान्य व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा, इस बात की शिकायत आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करा सकती है। जब साहब कंपनी ऐसी है कि संपूर्ण उद्योग के लिए ही क्या है? खतरा है, कि साहब पूरे उद्योग को ही खत्म कर देगी ये, और कंपनी ऐसी है कि वो कभी भी बर्बाद हो सकती है, लोगों के पैसे लेके भागेगी। समझो, अब जैसे हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी अडानी के लिए, वो यही तो आया था कि साहब ये जो इसके व्यापार और ये जो दिख रहे ना करोड़ों, ये बुलबुला है, बोले कभी भी फूट सकता है और लोगों के पैसे डूब सकते हैं। तो सबसे ज्यादा भयभीत कौन हुआ था मालूम है? LIC, क्योंकि LIC का सबसे ज्यादा पैसा लगा हुआ अडानी में। और LIC के पास पैसा कहां से आया? आपके और हमारे जैसे लोगों से। हमने पॉलिसियां ले रखी हैं, हमने हमारा जीवन बीमा करा रखा है, और जीवन बीमा का बीमा नहीं हो रखा। LIC खुद चिंतित हो रही है, तो मेरा क्या होगा? उसने बीमा करवा लिया अडानी से, अडानी का बीमा कर दिया हिडनबर्ग ने कि ये तो गया। तो घूम फिर के पैसा तो जनता का ही लूटा जाएगा ना, ये कंपनी तो डूबने वाली है। इन 3 सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑडिट करा सकती है, और इस ऑडिटर की नियुक्ति कौन करेगा बताओ? केंद्र सरकार। ये रिपोर्ट किसको देगा? केंद्र सरकार को। पारिश्रमिक कौन तय करेगा? केंद्र सरकार। भुगतान कौन करेगी? कंपनी। इसकी कोई योग्यता बताओ? ऑडिटर की कोई योग्यता?
कोई योग्यता नहीं है, जिसको केंद्र सरकार नियुक्त कर दे वही योग्य है। समझ गए क्या? लेकिन आज की डेट में मैंने नोट करके लिख दिया है कि सब आज की डेट में इस प्रोविजन को कंपनी एक्ट 2013 में हटा दिया गया है। फिर भी मैंने आपके नोट्स में दिया है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार आया हुआ है, तो आप कहीं देख लो पुराने पेपर में और ये तो आपको ये क्या आ गया, और हो सकता है पूछ भी ले, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बोल रहे हो? नहीं, गलत नहीं बताया मैंने। अगर उसकी शिकायत हो कि साहब ये तो सामान्य तौर तरीके से नहीं चला रहा, तो स्पेशल ऑडिट होगी, फिर उनसे पूछा जाएगा, होते ही है। हाँ हाँ, तो वो फिर सामान्य व्यापार हो गया ना। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में तो सरकार खुद चाहती है कि प्रतिस्पर्धा बढ़े, क्योंकि उससे कंज्यूमर को बेनिफिट होता है। इसके लिए तो कंपटीशन एक्ट ही आ गया कि कोई भी व्यक्ति आज की डेट में मोनोपोली नहीं कर सकता। हाँ, दे सकती है। मैं तो एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जी ने जो किया वो गलत है। आज भी चली रही है जियो, तो नहीं तो बंद नहीं हो जाती क्या? हाँ, हाँ, देखो क्या होता है, जब कोई शिकायत करता है तो केंद्र सरकार ऑडिटर को अपॉइंट करती है और उसको कहते हैं भाई आप इस पूरे मामले की तहकीकात करके बताओ कि कहीं कंपनी पर बात तो नहीं हो जाएगी। फिर वो रिपोर्ट देगा, नहीं साहब इनके पास खुद के सोर्स हैं, एक बार अपनी ऑन फंडिंग लगा रहे हैं मार्केट में कंपटीशन सेट करने के लिए, तो ठीक है, ऑडिट तो बनती है। बस ऑडिट की बात कर रहे हैं अपन। बोलो यहां तक समझ में आ गया क्या? हाँ, नहीं अभी नहीं किया, क्योंकि अभी क्या हो गया, गवर्नमेंट स्पेशल ऑडिट के कॉन्सेप्ट को हटा चुकी है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी इस टाइप की जरूरत पड़ती है तो इन्वेस्टिगेशन ही करती है, खुद ही जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। स्पेशल ऑडिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने हटा दिया। देखो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं अब आपका, बहुत ही काम का चैप्टर है, ऑडिट प्रोसेस। ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का पार्ट है। सबसे पहले आपका ऑडिट में कंपनी ऑडिट पढ़ोगे और उसके बाद कौन सी पढ़ोगे, ये ऑडिट प्रोसेस। ये दो चैप्टर कर लिया आपने, कंपनी ऑडिट और ऑडिट प्रोसेस। 16 क्वेश्चन तो इन दो से ही आने हैं 25 में से, बाकी सब छोटे मोटे चैप्टर हैं। ये टाइप्स ऑफ ऑडिट आपने मेरे से देखो कितनी सारी पढ़ी, 34, लेकिन 34 आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार नोट्स में नोट कर लो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता जा रहा हूं। वैधानिक अंकेक्षण नॉर्मली नहीं पूछते, ऐच्छिक अंकेक्षण में नहीं पूछते, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये पूछते हैं बताओ इनमें से किसकी ऑडिट करवाना अनिवार्य है, तो वहां वैसे भी कर दोगे। सरकारी एक तो करो टैक्स ऑडिट, एक इंपॉर्टेंट, क्लियर है, टैक्स ऑडिट। इसके बाद में दूसरा इंटरनल ऑडिट, दो इंटरनल ऑडिट, क्लियर है। इसके बाद परफॉर्मेंस औचित्य, ये तो सब सरकारी में आ जाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट, तीन मैनेजमेंट ऑडिट, ये भी इंपॉर्टेंट में आता है बच्चों, मैनेजमेंट ऑडिट। इसके बाद में नेक्स्ट जो काम की ऑडिट है, ब्रांच ऑडिट, 4। इसके बाद में जॉइंट ऑडिट, 5। और इसके बाद में जो काम की ऑडिट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, 6। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। और इसके बाद सेक्रेटरियल ऑडिट, 7। और इसके बाद में आपको पढ़ना है बैलेंस शीट ऑडिट, 8। कंटिन्यूअस ऑडिट, 9।
इंटरिम ऑडिट 10, बस आपको 34 में से 10 को अच्छे से पढ़ना है। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से आएंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू कराने जा रहे हैं। इसका नाम है ऑडिट प्रोसेस। इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ये आपका ऑडिट का लास्ट चैप्टर मान लो एक तरीके से, जो बड़ा चैप्टर है। इसके बाद में अपने 3 चैप्टर बचेंगे। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 2 लेक्चर लगेंगे बस, और फिर एक चैप्टर है बाउचिंग और वेरिफिकेशन, मतलब एक बाउचिंग का एक वेरिफिकेशन का। वो दोनों चैप्टर एक लेक्चर के हैं, 15-15 मिनट के, 2-2 पेज के नोट्स हैं उनके। समझ में आ रहा है? तो बस इतना सा कोर्स बाकी है। ये आपका आखिरी चैप्टर है। इसको हमने इतनी सारी चीजें कवर करी है। देखो इसमें ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट टेक्निक, ऑडिट की प्लानिंग, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट वर्किंग पेपर, और इसमें एक पढ़ेंगे सैम्पलिंग। ये सारे पॉइंट्स इसमें आएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। बताओ बच्चों, आपको मैंने एक बात बताई थी कि ऑडिट जो होती है वो किसी भी संस्था के वित्तीय सूचनाओं की जांच पड़ताल है। क्या ऑडिट केवल वित्तीय सूचनाओं की होती है या गैर वित्तीय सूचनाओं की भी होती है? तो ऐसा नहीं है केवल वित्तीय सूचना की होती है। जो वित्तीय सूचना की ऑडिट करे हो तो वित्तीय अंकेक्षण है। इंटरनल ऑडिट के ऊपर आईसीआई ने गाइडलाइंस दी और एक साहब ऑडिट जो है किसी भी संस्था के वित्तीय और गैर वित्तीय सूचनाओं की क्या है? स्वतंत्र एवं व्यवस्थित जांच है। तो देखो इस लाइन से हम क्या समझते हैं कि अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय एवं गैर वित्तीय अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र एवं व्यवस्थित जांच है। अंकेक्षण किसी भी संस्था के वित्तीय एवं गैर वित्तीय सूचनाओं की स्वतंत्र एवं क्या है? व्यवस्थित जांच है। तो बच्चों बाकी तो सारी चीजें आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्र जांच क्या होती है। अब बताओ इसको हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्यों कहते हैं? ऑडिट एक सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन क्यों है? किसी भी चीज को हम सिस्टमेटिक कब कहते हैं बताओ? हम किसी भी चीज को सिस्टमेटिक क्यों कहते हैं? बता सकते हो आप? बताओ। जब उसकी एक पूरी क्या हो? प्रक्रिया हो, स्टेप टू स्टेप। तो ऑडिट की एक निश्चित क्या है? प्रोसेस है। ऑडिट की एक फिक्स क्या है? प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब स्टेप टू स्टेप काम होगा। इसमें एक एक स्टेप टू स्टेप वाइज हम चलेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? कैसे चलेंगे बताऊं हम इसमें? एक एक स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ऑडिट प्रोसेस। अब मैं आपको कल समझाऊंगा डिटेल में कि ऑडिट प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है? प्रोसीजर मतलब प्रविधि। ऑडिट प्रोसेस क्या होती है? ऑडिट प्रोसीजर क्या होती है? ऑडिट मेथड क्या होते हैं? मेथड मतलब विधि। और ऑडिट की टेक्निक क्या होती है? टेक्निक मतलब तकनीक। ये 4 चीजें आपको पढ़नी है कि अंकेक्षण प्रक्रिया क्या है, अंकेक्षण प्रविधि क्या है, अंकेक्षण विधि क्या है और अंकेक्षण तकनीक क्या है। ये समझ में आ रहा है?
हम सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब जिसमें हम काम कैसे करेंगे, स्टेप टू स्टेप, यानी कि बहुत सारे चरण से होकर निकलेंगे, बहुत सारे स्टेप्स को पूरा करेंगे। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, किसी भी ऑडिट को स्टार्ट करने से सबसे पहला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए, बताओ। सबसे पहला स्टेप है एंगेजमेंट लेटर लेना। जब तक आपको कोई नियुक्ति नहीं करेगा, ऑडिट कैसे शुरू करोगे? तो फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होगी बताओ, एंगेजमेंट लेटर लेना। पहला पॉइंट समझ गए सब, क्लियर है? अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए बताओ, एंगेजमेंट लेटर लेने के बाद क्या करोगे, ऑडिट शुरू कर दें? ऐसे नहीं, सलमान खान का डायलॉग याद रखो, मुझसे पंगे लेने से पहले मेरे बारे में जान लेते तो अच्छा होता। तो ऑडिट भी यही कहती है कि ऑडिट शुरू करने से पहले जिसकी ऑडिट करने जा रहे हो उसकी जानकारी जुटाओ, उसके व्यवसाय की क्या लो, जानकारी लो, उसके सिस्टम को समझो, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश, पहले सिस्टम को समझना पड़ता है। सेम ऐसे ही है जैसे नई नवेली दुल्हन जब घर में आती है तो लोग उससे काम नहीं करवाते, उसको सजा के बिठा देते हैं, और मोहल्ले पड़ोस वाले भी मुंह दिखाई देखने आते हैं। तो उसको भी ये लगता होगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया काम है कि बस सज के बैठे रहो, काम धाम करना नहीं, और लोग कितनी रेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको पहले माहौल से क्या करवाया जा रहा है, अवगत कराया जा रहा है कि देख यहाँ का तरीका तौर तरीका ऐसा है, फिर उसके बाद में काम स्टार्ट होगा। बोलो समझ में आ रहा है? सेम कहानी यहां पर है। अब आपको साहब व्यापार का नॉलेज ले लिया, सिस्टम को समझ लिया, सामने वाले से नियुक्ति पत्र भी ले लिया, अब शुरू करें? नहीं, अब प्लानिंग करो। और प्लानिंग हमेशा भविष्यमुखी होती है कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, कितने लोग मुझे चाहिएंगे, कौन से हथकंडे मुझे अपनाने हैं। और जो आपके हथकंडे हैं ना वो होते हैं ये कि कौन सी प्रविधि अपनानी है, कौन सी विधि अपनानी है, कौन सी तकनीक अपनानी है, और फिर इन सारी तकनीक वकनीक विधि को अपनाओ और उनके माध्यम से क्या जुटाओ, साक्ष्य, एविडेंस जुटाओ, उनकी जांच पड़ताल करो, उनसे निष्कर्ष निकालो, देखो कि जोखिम है क्या, जोखिम को क्या करो, कम करो, फाइनली अपना एक कंक्लूजन बनाओगे। उसके लिए आपके पास में क्या इकट्ठे करो, वर्किंग पेपर, और वर्किंग पेपर इकट्ठे करके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचो। और लास्ट स्टेप क्या है बताओ, ऑडिट का अंतिम चरण क्या है, ऑडिट रिपोर्ट देना, और प्रथम चरण नियुक्ति पत्र लेना। तो नियुक्ति पत्र से शुरू होगा और रिपोर्ट पे खत्म होगा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोसेस कहते हैं। देखो बच्चों, ऑडिट को एक स्वतंत्र और व्यवस्थित जांच कहा जाता है। व्यवस्थित जांच क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये निम्न प्रक्रिया से होकर गुजरती है। स्टेप 1, अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता को क्या जारी किया जाएगा, नियुक्ति पत्र। इसको हम पढ़ेंगे ऐसे 210 में। कौन सा ऐसे लगेगा, ऐसे 210, ये हम कल पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? मॉर्निंग सर, सर बढ़िया है सर एकदम। हाँ वो क्लास चल रही थी सर, मेरी 12 से 2 क्लास